गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज दिनांक 10 मई दिन सोमवार को सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पाठ के अध्ययन के साथ साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को कर चुके थे। आज हम विस्तृत के साथ साथ लघु उत्तरीय भी कर चुके हैं। आज हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखेंगे जो हमारे अति लघु की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना आदर्श से क्या तात्पर्य है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। इंग्लिश में इसको यूटोपिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए दो बदलावों का वर्णन करो। तो पहला, राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में सत्ता आ गई। और दूसरा, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे इसकी नीतियां खुद तय करने लगे। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए? तो श्रमिक वर्ग के लोग और जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो उद्योगपति में आते थे, तो ये जो वर्ग के लोग थे वो सामने नए सामाजिक समूह के रूप में आगे आते हैं। उदारवाद का अर्थ क्या है? उदारवाद यानी लिबरेशन, लिबरलिज्म, उदारवादी जिसको हम कहते हैं। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी? उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग, ये तो आपने देख ही लिया। उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। शुल्क संघ का मुख्य कार्य अगर देखें तो इसका मुख्य कार्य था कि जो शुल्क अवरोधों को समाप्त कर देना और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर देना, क्योंकि उस समय इतनी मुद्राएं थी कि थोड़ी ही दूरी पर मुद्रा बदल जाती थी, जिससे व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो 30 प्रकार की अलग अलग मुद्राएं जो थीं उनको घटाकर 2 कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इसके आगे अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? तो रूढ़िवादी राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था? तो कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पर। अगला है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। अगला प्रश्न है, ज्यूसेपे मेत्सिनी ने किन दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की? तो ध्यान रखिएगा, अगर शॉर्ट में बोलते हैं तो यंग इटली, यंग यूरोप के नाम से जान लेते हैं, लेकिन कहाँ हुआ तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। मर्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। अगला प्रश्न, कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि के नाम से भी जाना जाता है, ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो 1832 में। और कॉन्स्टेंटिनोपोल इंग्लिश में भी याद रखिएगा। रूमानीवाद, ये रूमनीवाद लिखा है लेकिन ये रूमानीवाद है। रूमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? रूमानीवाद एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया था। अगला है, कैराल
कुर्पिस्की का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में क्या योगदान रहा? तो कैरल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलिनेज और मर्जूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। अगला है, ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नरजातीय समूह कौन से थे? ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नरजातीय समूह अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश थे। अगला प्रश्न, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखिए। तो पहला है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए और दूसरा, उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन कौन से थे? मारियान, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। जर्मेनिया का क्या अर्थ है? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती हैं, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक के रूप में देखते हैं, बलूत को वीरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अब लघु के कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिसमें अगला प्रश्न है, राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बताइए। तो राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताओं में अगर देखें तो इसमें जनता को अपने शासन को चुनने का अधिकार होता है, यहाँ पर कर दिया है तो चुनने का होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें आप का शब्द लिखिएगा। अगला है, सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और वे ही इसकी नीतियां तय करते हैं। फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया? फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण बन गया, क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती इत्यादि इसके प्रमुख कारण देखे गए। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप में एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। अगला प्रश्न है, 1830 के फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। पहला परिणाम क्या निकला? 1830 के फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था, ध्यान रखिएगा ये वही 1815 है जिसमें वाटरलू का युद्ध होता है और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। उन्हें अब क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। फ्रांस में सत्ता अब लुई फिलिप को सौंप दी गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों की 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य तथा लोक नृत्यों में प्रकट होती थी। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। तो क्लास 10th ये आपके आज में अति लघु और कुछ लघु प्रश्नों के उत्तर सहित हमने चर्चा की। अगली कक्षा आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी, जिसके साथ ही ये अध्याय हमारा पूर्ण होगा और अगले अध्याय के तरफ हम बढ़ चुके होंगे। तब तक समझते हुए पढ़ते रहिए और कहीं पर कोई परेशानी आती है तो इंडिविजुअल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को भेजकर दूर करिए। थैंक यू।